साइफर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो आजम खान जो कि पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, साइफर को सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, ये ड्रामा प्री प्लान बनाया गया। अब नाज़रीन सकते हैं कि साइफर के मामले पर जिस तरीके से बात की गई और पीटीआई की हुकूमत ने, खुद चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा कि उनकी हुकूमत को जो घर भेजा गया वो अमेरिका की साजिश थी। अब इस मामले पर जो ये बयान है उसका क्या असर पड़ेगा, इस केस पर क्या असर पड़ेगा, क्या आजम खान का वादा माफ गवाह बनना अब चेयरमैन पीटीआई के लिए बड़ा खतरे का बायस हो सकता है, वो सवालात हैं जो अब जन्म ले रहे हैं और इस पर हम बात भी करेंगे आगे जाके। लेकिन जो सूरत हाल बन रही है ज़ाहिर है आगे के इलेक्शंस की और जो नई नई पार्टियां जन्म ले रही हैं उससे वोट बैंक इतना मुतासर हो रहा है। तो जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत की रुखसती का तो ऐलान हो चुका और मुल्क में इंतखाबात का बगल भी बच गया, सियासी मंजरनामे पर गहमा गहमी इंतखाबी मुहिम की तैयारियां, दावे, नई जमातें, ग्रुप्स, तोड़ फोड़, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब जहांगीर तरीन के बाद परवेज खटक ने भी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक नई सियासी जमात का इजाफा किया और ये दावा किया कि वो केपी में पीटीआई का सफाया कर देंगे। उनका हदफ पीटीआई का वोट बैंक है, लिहाजा पीटीआई चेयरमैन सरप्राइज के लिए तैयार हैं और ये देखें कि अब किस तरीके से ये पार्टी चलेगी। अब ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो है वो जब आएगी और ख़ास तौर पर, लेकिन साबिक़ वज़ीर आला के दावे अभी से कुछ हमें मशकूक दिखाई देते हैं नाज़रीन, क्योंकि उनकी जानिब से ये भी दावा किया गया कि उन्हें 57 साबिक़ अरकान की हिमायत हासिल है, लेकिन पार्टी का क़याम होते ही मुत्तादिद अरकान उनकी जमात से वाबस्तगी की तरदीद कर चुके, जिसके बाद से पार्टी के क़याम, दावों और इंतखाबी अहमियत पर कई सवालात उठ रहे हैं। सियासी माहिरीन पार्टी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और सबसे बड़ा मुअम्मा तो पार्टी के क़याम को खुफिया रखना है और उसके साथ साथ तकरीबी कवरेज के लिए जाने वाले सहाफ़ियों को हिरासत में लेना है, उन्हें तस्वीरें बनाने पर धमकियां देना है, उनसे मोबाइल फ़ोन ले लेना और फिर उन्हें वहाँ से चले जाने के कहने पर भी हज़ारों सवालात उठ रहे हैं। अब खबरें जो हैं उस बुनियाद पर केपी की मंजरनामा है वो किस तरह से बन रहा है, क्या वाकई ये जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है ये कोई टफ टाइम देगी पीटीआई को, तो पीटीआई की जो पोजीशन है अब भी वो केपी मुस्तहकम है। इससे बात करेंगे, मैं ज्वाइन कर हमारे ब्यूरो चीफ केपी ज़ाहिर शाह शराजी। अस्सलाम वालेकुम शराजी साहब। शराजी साहब क्या खबरें हैं, क्या हो क्या रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शराजी साहब, क्या खबरें हैं, क्या हो रहा है? ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियन कोई गुल खिला सकेगी, इतना दमखम है इनमें या सिर्फ बातें ही बातें? देखिए मेरे ख्याल में जिस तरीके से इस पार्टी का ऐलान किया गया वो बड़ा अजीब व गरीब सा था और हमने बहुत सारे जो मेंबर्स या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका अरकान थे जो इस मीटिंग में आए उनसे जब रब्ता किया तो वो बड़े परेशान कौन किस्म के उनके बयानात थे। एक तो ये कि उन्हें बुलाया गया था सुबह, ऑब्जेक्टिव बात हम करेंगे, पार्टी अच्छी है बुरी है, परवेज खटक साहब परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, लेकिन इस पर पार्टी की लॉन्चिंग बड़ी अजीब व गरीब सी है। दूसरा किस यानी एक बड़ा ड्रामाई अंदाज में इस चीज़ को पेश किया गया। कुछ मेंबर से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज सुबह उनको एक मीटिंग के लिए बुलाया गया कि जी जो साबिक़ा पार्लियामेंटेरियंस थे उनसे बातचीत की गई और उसके बाद कहा गया कि आप जो है ग्रैंड शादी हाल है जो कि चमकनी में है वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ एक और मीटिंग होगी। अच्छा। तो बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं कि जिनको नादानिस्ता तौर पर वहाँ भिजवाया गया या कुछ को लाया गया। बाद ऐसे भी अरकान थे जो कि जेल से बाकायदा उठा के इनको इस ग्रैंड हॉल में लाया गया और फिर आला ऑफ सडन बकौल इन मेंबर्स के, इनमें अनवर ज़ेब खान से हमारी बात हुई, बल्कि उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया। ज़ियाउल्लाह बंगश जो साबिक वजीर भी थे आईटी के, वो अभी भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर है और इस पार्टी के उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब परवेज खटक साहब और साबिक वज़ीर आला महमूद खान साहब जब उनकी एंट्री हुई तो उसके बाद लोग बड़े हैरान हुए कि जी हमें मीटिंग किसी और से करनी थी और बात इनसे हो रही है और ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। दिलचस्प बात यह कि किसी को जाने नहीं दिया गया। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज भी आप समझ लें कि इस तरीके से हुई कि बाकायदा एक मैसेज किया गया और सारी चीज़ें और मीडिया के जो लोग थे उनको रोका गया। अब इसमें एक बड़े मजे की चीज़ ये बन रही है कि परवेज खटक साहब का ये दावा है कि वो शायद एक बड़ी ताकत है और उनकी पार्टी जहांगीर तरीन के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरह सूबे की एक बड़ी पार्टी होगी, उसके पास इतना क्लेम है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए बड़े बड़े नाम जिनमें आप देखें
शाहफरमान का कहा गया, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आए साबिक गवर्नर जो थे। इसके अलावा आतिफ खान जो की मिनिस्टर थे, शाहराम खान तरक्की साबिक जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो नज़र नहीं आए। तो अब सोचना ये होगा कि परवेज खटक साहब के अपने रिश्तेदार, उनकी पार्टी के जो करीबी लोग हैं, तो एक सवाल और है ना इसमें कि ये केपी में ये एक ही पार्टी बन जाएगी, ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ये खटक साहब जो बना रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी मजीद धड़े भी सामने आएंगे जैसे जैसे इलेक्शन की डेट करीब आएगी? देखिए, मैं फिर एक बात कहूंगा कि अगर एक फैसला हुआ है जिसने भी किया है कि वो पीटीआई या पार्लियामेंटेरियन या पीडीएम की जो जमातें हैं वो यहाँ पे एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगी, देखना ये होगा लीड कौन करेगा। परवेज खटक साहब का ये दावा है कि उनके पास तकरीबन 50 लोगों की स्ट्रेंथ है। अगर 50 वाकई है तो फिर तो वो एक बहुत बड़ी पार्टी की शक्ल में कंटेस्ट करेंगे। फिर इनका कॉन्टेस्ट होगा किनसे? उन पीटीआई के लोगों से जो अभी भी कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और अपने चेयरमैन के साथ है, वो भी काफ़ी पावरफुल लोग हैं मुख्तलिफ एरियाज के अंदर। दूसरा इनका मुकाबला होगा JUIF से, अवामी नेशनल पार्टी से, और साथ साथ जमात इस्लामी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक हंग किस्म की जो है वो असेंबली बनेगी जिसमें तमाम लोगों का हिस्सा होगा। इसमें पीडीएम की पार्टी में, और इस बड़े मजे की चीज़ ये कि इसमें अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी कुछ लोग जो है वो परवेज खटक साहब ने उनको मदऊ किया था। लेकिन ओवरऑल ये देखना हो जाएगा कि साउथ पे खटक साहब कैसे परफॉर्म करेंगे, वो नॉर्थ में कैसे करेंगे, वो हजारा में कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने नहीं देखा कि हजारा से कोई बड़ा नाम उनके पास आया हो। मालाकंड से महमूद खान के अलावा कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया जो पार्टी के अंदर आओ। आप सेंट्रल जो पिशावर वैली है उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, मर्दान, सवाबी, नौशहरा और चारसदा। तो वहाँ से हमने देखा कि परवेज खटक साहब के अपने रिश्तेदारों के अलावा कोई इतने बड़े नाम हमें नजर नहीं आए। तो एक बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है। लेकिन बहरहाल अगर हम कहते हैं कि अगर इलेक्शन होता है, इलेक्शन में वोट डालने वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वोट काउंट करने वाला है। जाहिर है ये आगे जाके अनफोल्ड होंगी चीजें कि अगर ये जोड़ तोड़ के इतने माहिर हैं, परवेज खटक तो ये एग्जैक्टली अपनी पार्टी बना के कितने वोट तोड़ पाएंगे, कुछ कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जायशा शिराजी। ये है सूरत हाल केपी की जो कि आगे जाके डेफिनेटली और समझ में आएगी। जरा दोबारा साइफर की बात करते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिससे रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। शाइख उस्मानी साहब अस्सलाम वालेकुम। शाइख उस्मानी साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं। साइफर का मामला जो कानूनी मामलात हैं उस पर किस तरह से असरअंदाज होगा, और ख़ास तौर पर आज़म खान जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनका वादा माफ गवाह बनना, उनका ये बयान रिकॉर्ड कराना, साइफर की हकीकत बयान करना कि साइफर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बयानिया था जो लोगों का बयानिया चेंज करने के लिए बनाया गया, और ये कहना कि साइफर सिर्फ और सिर्फ झूठ था। अगर साइफर वाकई झूठ था और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया तो फिर क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम शाइख उस्मानी साहब। वालेकुम सलाम। शाइख उस्मानी साहब, आप किस तरह से देखते हैं आजम खान अगर वादा माफ गवाह बनकर सामने आ रहे हैं और वो ये बयान रिकॉर्ड कराते हैं कि इस साइफर की कोई हकीकत नहीं थी, सिर्फ झूठ का पलंदा था, तो ये किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है इनके केसेस पर? देखिए, ये 164 की जो स्टेटमेंट होती है एक वॉलंटरी स्टेटमेंट होती है, कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है, और इसमें उनको पहले वार्न कर दिया जाता है कि आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ कहेंगे तो वो एविडेंस में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक सब्सटेंटिव एविडेंस होती है जो भी 164 में कहा जाता है। लेकिन बासूरत ये तो अब एक एविडेंस का हिस्सा बनेगा, जब ट्रायल होगा तो ये एविडेंस पेश होगी। लेकिन उसका जो और अपने ओपिनियन इन्होंने, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो यकीनन वो इस पोजीशन में थे कि इनको मालूम है क्या हो रहा था, लेकिन जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कुछ कहा था, जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो सही है कि नहीं है, ये तो सब जब एविडेंस पेश करेंगे प्रोसिक्यूशन तो उस वक्त फिर देखा जाएगा कि इसमें क्या, इसकी कितनी सदाकत है और ये किस हद तक इस्तेमाल। ये बात तो कहना दुरुस्त नहीं है ना शाइख उस्मानी साहब, जो लोग बात कर रहे हैं कि दी एंड हो गया, यानी कि इनका बयान बस दी एंड है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, एक बात फिर गलत है जब तक कि ट्रायल शुरू नहीं होता। ये कहना तो गलत है, ये 164 स्टेटमेंट की ये पोजीशन नहीं होती, ये तो एक एविडेंस है जो कि पेश करेंगे और ये उसका नॉर्मल प्रोसेस होगा और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर देखा जाएगा कि एविडेंस सही है कि नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जैसे रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, बहुतों को आपने क्लियर किया कि ये एक
कन्फेस था, एक बयान जिसको अब ट्रायल का हिस्सा बनाया जाएगा और डेफिनेटली आगे जाके फिर ये चीज़ें बढ़ेंगी। हम ज़रा अब बात करेंगे आगे जो इंतखाबात होने लगे हैं उसकी मरदमशुमारी की, तो हमें ज्वाइन करें कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, बहुत शुक्रिया आपका। और फाफिन से हमारे साथ सरवर बारी साहब भी मौजूद हैं। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। लेकिन थोड़ा सा मैं नाजरीन को बता दूं कि मौजू क्या है, मैं किस मौजू पर बात करने लगी हूं इन दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से। तो नाजरीन, निगरां सेटअप आने से कबल जो मुल्क की सियासत में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया और हुकूमत ने यह फैसला किया कि इलेक्शन जो है वो पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे, नई मरदमशुमारी को नोटिफाई नहीं किया जाएगा। और वफाकी वज़ीर दाखिला के मुताबिक नई मरदमशुमारी में कुछ मसाइल हैं जो पैदा हो गए हैं, इसलिए नोटिफाई नहीं हो रही। चंद रोज कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी ने भी अपने एक बयान में कहा था कि इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी की बुनियाद पर कराए जाएंगे और रजामंदी भी उन्होंने जाहिर की। सईद गनी ने भी यही कहा कि इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी और 2022 की हल्काबंदियों की बुनियाद पर हो सकते हैं। जहां नून लीग और पीपल्स पार्टी पुरानी मरदमशुमारी की बुनियाद पर राजी नजर आते हैं, उन्हीं की इत्तेहादी जमात MQM ने हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं किए जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तो ये तक कह दिया कि इलेक्शन वक्त पर कराने के बहाने जो चोर दरवाजे ढूंढे जा रहे हैं उन्हें कबूल नहीं किया जाएगा। इसके बरक्स नाज़रीन, जमात इस्लामी की मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब सवाल यह है कि डिजिटल के बजाय पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन का इनेकाद का फैसला तकनीकी मामला है या फिर सियासी मुदाखलत है। और नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन के इनेकाद में तकनीकी मसाइल ज़्यादा हैं या फिर सियासी। इसी बात पास करें हम कुंवर दिलशाद साहब से। कुंवर दिलशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम सरवर बारी साहब से बात करते हैं। सरवर बारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा बताइएगा सर, ये जो पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराने का कह रहे हैं तो फिर ये कैसे होंगे? पुरानी मरदमशुमारी, पुरानी हल्का बंदियाँ, तो वो लोगों की गिनती, फिर जो नए लोग शामिल होने थे वोटर लिस्टों में, फिर वो तो नहीं हो पाएंगे, फिर कौन मानेगा इन नताइज को? पहले तो मैं तस्दीक कर दूं, मैं फाफन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं पतन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो दूसरी बात जहां तक ये है कि मरदमशुमारी या फर्दशुमारी की बात हम करते हैं, 2017 के जो हमारे नताइज थे उसी की बुनियाद पर 2018 के इंतखाबात हुए और अभी जो है ये कहा जा रहा है कि जो अभी डिजिटल जो है सेंसस हुआ है इसकी बुनियाद पर नहीं होंगे, पिछली जो फर्दशुमारी थी उसी की बुनियाद पर इलेक्शन होंगे। तो बुनियादी वजह यही है। एक तो वजह है कि जो फाइनेंसेस की एलोकेशन होती है सूबों को, वो आबादी की बुनियाद पर होती है और जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी आबादी की बुनियाद पर होती है, क्योंकि टोटल सीटें पाकिस्तान में अगर 272 हैं तो उनकी तकसीम भी उसी मुताबिक होनी है जिसके मुताबिक हम कहते हैं कि जो नताइज है हमारे पास प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन। तो बुनियादी तौर पर ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं कि आपके फाइनेंसेस का मामला है, आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का इशू है और फिर पॉलिटिकल कंट्रोल की बात है कि क्या अर्बन सिंध जो है वो रूरल सिंध से बड़ा होगा। एक ये तफरीक पाई जा रही है, कंट्राडिक्शन है, और दूसरी कंट्राडिक्शन ये है कि जो अर्बन और रूरल की पॉलिटिकल डिवाइड है और एक एथनिक डिवाइड भी मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर मेरा यही ख्याल है कि जो झगड़ा है वो बहुत अरसे से चला आ रहा है और वो झगड़ा बुनियादी तौर पर वहाँ पर है जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है, उसमें MQ है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है और पीपल्स पार्टी के ऊपर जो सिंधी कौम परस्त कुव्वतें हैं उनका दबाव भी होता है, एक सियासी दबाव भी है। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि पीपल्स पार्टी चूंकि बड़ी पार्टी है MQM की निस्बत, तो जाहिर है पल्ला भारी जो है वो पीपल्स पार्टी का लगता है। इसलिए जो फैसला किया गया है कि 2017 की मरदमशुमारी फर्दशुमारी की बुनियाद पर हम इंतखाबात करवाएंगे। ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल है इसके बाद जो है वो एक कंफ्यूजन भी क्रिएट की जा रही है। अरबों रुपए खर्च कर दिए हमने इस फर्दशुमारी के ऊपर। हमारी इतलात के मुताबिक एक और वजह भी है, टेक्निकल वजह है कि जो वो सेंसस है डिजिटल वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। अगर इस्लामाबाद में, और यही बहुत सारी सियासी जमातों के साथ है कि इस्लामाबाद में सेंसस जो है सही नहीं हुआ, इसलिए उनके नताइज को जारी करने में भी हुकूमत हिचकिचा रही है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और सर मैं भी तस्दीक कर दूं कि साबिक सरबरा फाफिन ही आप
यही हमने कहा था। खैर आगे बढ़ते हैं। कुंवर दिलशाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी कुंवर साहब, ये अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शंस होंगे, नए लोगों को नहीं गिना जाएगा, वही पुरानी हल्का बंदियां होंगी, तो सर ये तहफ़्फ़ुज़ात तो वैसे ही रहेंगे, फिर ये इनको दूर कैसे किया जाएगा अगर पुरानी ही मर्दमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शंस होने? देखिए, मर्दमशुमारी को हमेशा कंट्रोवर्शियल होती रही है। जब भी पाकिस्तान में 1981 के बाद 1981 में मर्दमशुमारी हुई, उस पर भी बड़े ताफ़ाजात थे, जो उस मार्शल लगा हुआ था तो वो खामोशी इख्तियार हो गई। और इसी तरह जो 91 में मर्दमशुमारी होनी थी वो नहीं हुई, वो 98 में मर्दमशुमारी हुई। तो उस पर ताफ़ाजात अभी नजर नहीं आ रहे थे कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत आ गई तो वो जो खामियां थी मर्दमशुमारी की वो दब गई। अब उसके मुताबिक फिर ये 2002 के जो इलेक्शन हुए, उससे पहले भी हल्का बंदी करवाई इलेक्शन में पाकिस्तान में, उस पर भी कुछ ज्यादा नहीं आए। जी ठीक है, आपकी डिस्टॉर्शन भी है आवाज में, आपकी बात को मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी। एक ब्रेक लेती हूँ, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज की बिजनेस न्यूज मैं कवर कर लूं? सर, इनका हेयर स्टाइल देखा, पार्टीज के लिए सही है। ये क्या बिजनेस न्यूज कवर करेंगी? अभी आपने मेरा स्टाइल देखा ही कहाँ है। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। जब बाल हो थे, कोई भी स्टाइल करो पिक। Sorry, I'm late. It's okay. दिन कैसा रहा? Just catching up. Oh, hey! And I met new people. चाहे कुछ भी हो जाए, बाल रहे फिंगर कोम रेडी with Palmolive Naturals Healthy and Smooth Shampoo. इसके 100% नेचुरल एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स बालों को बनाए इतना स्मूथ और मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कोम। I had a great time. Beautiful hair ready with a finger comb. यूफोन 4G की वीकली डिजिटल ऑफर इम्पॉसिबल से भी आगे की गेम है। 60 GB डेटा, 600 ऑफ नेट मिनट्स, अनलिमिटेड ऑन नेट मिनट्स एंड SMS, ₹430 की डिस्काउंटेड प्राइस पे। ऑफर के लिए अभी *7777# डायल करो। पाकिस्तान के बेस्ट 4G नेटवर्क के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स, जो दिल को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। नया लक्स, दे चांद सा रोशन चेहरा। This half-hourly clock is brought to you by City Housing, the gold standard living. And कोई हार्श स्मेल नहीं देती गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ हेयर रिमूविंग क्रीम। and Welcome to Mega City. साइफर का ड्रामा मनसूबाबंदी से बनाया गया, इसकी सजा इन्हें हर कीमत पर मिलनी चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कोरंगी कराची में आइस फैक्ट्री से अमोनिया गैस का इखराज, जमान टाउन में बहुतादिद बच्चे बेहोश हो गए। वाक़े पर इलाके में इश्तियाल फैल गया, फैक्ट्री मालिक ज़ेर हिरासत। स्वात में बारिश का सिलसिला जारी, नदी नालों में तुग़यानी, नालों के किनारे आबाद मकीनों को ज़िला इंतज़ामिया ने हिदायत जारी कर दी। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश, हब्स में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। कुर्तबा चौक, गुलबर्ग और ताजपुरा में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
दिन भर चेहरे की नमी कम होती है और चेहरा मुरझा जाता है, इसलिए ग्लो एंड लवली की नई हाइड्रा ग्लो। इसमें है रोज सीरम जो चिल्ड को अंदर से नमी दे ताकि चेहरे को मिले खिला खिला ग्लो। जब नमी मिले ग्लो खिले। ग्लो एंड लवली हाइड्रा ग्लो। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल। इन्हें खींचो, मड़ोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है? क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। और अब लाइफ बॉय शैम्पू लाया नया डबल पत्ता, सिर्फ 10 रुपए में। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े? आज कोट केस है ना अम्मी। इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी तो उन्हें भी देखने दे चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। स्किन का ग्लैमर जगाए कैप ब्यूटी सोप। इतना करीब खींच लाया एहसास ये रेशमी सा। मेरा ग्लैमर मेरी स्किन, कैप ब्यूटी सोप। 4 महकते अंदाज, कैर से बेहतर क्या? सिटी हाउसिंग के थीम पार्क्स पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट की नई पहचान बन चुके हैं, जहां डांसिंग फाउंटेन्स, एक्साइटिंग राइड्स, जू, फेरिस व्हील्स जैसे लैंडमार्क्स सिटी हाउसिंग को एक प्राइम एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन बनाते हैं। सिटी हाउसिंग में वाकई ग्लो पार्क्स अपने मुनफरिद थीम और खूबसूरती के साथ पेश करते हैं एक नया एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। सिटी हाउसिंग गोल्ड क्लास जिम, स्पा, कम्युनिटी क्लब्स, मल्टीप्लेक्स सिनेमास के साथ सिटी शॉपिंग मार्ट और चाइना सिटी रेस्टोरेंट जैसी सहूलियात से आरास्ता है। सिटी हाउसिंग में आलमी मेयार के स्कूल्स, पर्पस बिल्ट कैंपसेस, खूबसूरत मसाजिद और स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल भी सोसाइटी के अंदर वाक़ हैं। सिटी ऑफ लाइफ, सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। Red Bull gives you wings. स्किन का ग्लैमर जगाए कैप ब्यूटी सोप। इतना करीब खींच लाया एहसास ये रेशमी सा। मेरा ग्लैमर मेरी स्किन, कैप ब्यूटी सोप। 4 महकते अंदाज, कैर से बेहतर क्या? इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना। सिर्फ लासानी तू स्या प्लासम लट्ठी लेके आना। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स जो दिल को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। नया लक्स, दे चांद सा रोशन चेहरा। जी जनाब, वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। और हम बात कर रहे हैं पुरानी मरदमशुमारी, पुरानी हल्का बंदियों पर। इलेक्शन सियासी या तकनीकी मामला है। कुंवर दिलशाह साहब गुफ्तगू कर दे। कुंवर साहब, मैं चाहूंगी आप कंटिन्यू कीजिएगा जो आप बात कर रहे थे। मैंने अर्ज किया आपसे कि जो मरदमशुमारी जो है ये तो पाकिस्तान में हमेशा ही मुतनाज़ा हुई है। 1981 में मरदमशुमारी हुई, इसके बाद वो 91 में मरदमशुमारी लाजमी होनी थी, मैंडेटरी थी, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने नहीं करवाई। फिर ये 98 में 19 साल के बाद मरदमशुमारी हुई और वो भी अभी कंट्रोवर्शियल अभी नहीं इसलिए नहीं हो सकी थी जब उसका रिजल्ट सामने आया, उसके नताइज सामने आए मरदमशुमारी के। उस वक्त मुल्क में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत क्या हो चुकी थी। उसी पर 2002 में उसी की बुनियाद पर हल्का बंदियां करवाई गई। 2002 के इलेक्शन हुए, 2008 के इलेक्शन हुए, 2013 के इलेक्शन हुए। तो ये जो मामला होता है ना, ये मरदमशुमारी की पॉपुलेशन की, ठीक है
कि भाई लाजमी होती है, मैंडेटरी है। लेकिन अब अगर किसी वजह से ये इसका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा तो माजी में भी तो 20 साल के बाद ही रिजल्ट आते रहे ना। तो अब लेकिन हमें तो आगे बढ़ना है ना, हमें माजी में नहीं रहना। एक तो बात ये, दूसरे ऐसे कौन से आईनी तकाजे होते हैं जो कि पुरानी मर्दमशुमारी के तहत ही इलेक्शन हो, नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते? आइन में तो कोई ऐसा जिक्र नहीं है। अब पुरानी मर्दमशुमारी हो या नई मर्दमशुमारी हो, इंतखाबात तो हो जाएंगे। जब नई मर्दमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो फिर पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक ही हल्का बंदी जो हो चुकी है अगस्त 2022 में, उसी की बुनियाद पर इंतखाबात हो जाएंगे। अच्छा, वो तो आइन में आर्टिकल 51 की पढ़े आप, उसमें लिखा हुआ है कि लास्ट मर्दमशुमारी का रिजल्ट, तो लास्ट मर्दमशुमारी का रिजल्ट अभी नहीं आया है, गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पुरानी मर्दमशुमारी की बेस पर जो हल्का बंदी हो चुकी है अगस्त 2022 में, उसकी बुनियाद पर इसी साल जो इलेक्शन होने वाले हैं तो वो इसमें वही हल्का बंदियां इस्तेमाल भी हो जाएगी। और वैसे तो कितना अरसा दरकार होता है इस सारे प्रोसेस के लिए? नहीं तो आईनी तौर पर तो ज़ाहिर है बड़ी बहस करने के लिए आइन में तो बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन बहरहाल आइन ने बाकी भी तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है कि अगर किसी वजह से ना हो तो फिर आइन का आर्टिकल 254 भी तो मौजूद है ना। कोई बात नहीं, आप अपने आइन के मुताबिक करवा लें, ये खिलाफ वर्जी नहीं है, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। अच्छा। ये तो दरअसल इंतजामी कोताही है, इंतजामी कोताही है कि मर्दमशुमारी का अभी तक जो नताइज आए हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उसको मुस्तरद कर दिया है। इन हालात में फिर वफाकी हुकूमत ने लाजमी तौर पर पुरानी हल्का बंदी पर इंतखाबात करवाने का अंदिया दिया है। तो ये सारे मामला आपके सामने हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। एक तो ये मामला है। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूँगी सरवर बारी साहब। एक तो ये मामला है कि जिस तरीके से भी कुंवर दिलशाद साहब बता रहे हैं कि आ भी जाएं, रिजल्ट्स भी आ जाएं, कोई आईनी ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें, 2022 की जो हल्का बंदी है उस पर हो जाएं। लेकिन इस तरह तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि बहुत ऐसी सियासी जमातें MQM और दीगर जो कि ज़ाहिर इत्तेहादी भी हैं हुकूमत की, तो फिर उनकी हिकमत अमली क्या तरतीब पाएगी अगर इसी तरीके से इलेक्शन हो जाते हैं तो? देखिए, पहली बात तो कंवर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो फर्दशुमारी है, पॉपुलेशन सेंसस है, वो अगर हमेशा नहीं तो अक्सर जो है वो कंट्रोवर्शियली रहा है, मुतनाज़ रहा है। और उसके ऊपर जो पाकिस्तान की अपनी तजादात है हमारे समाज के अंदर, हमारी सियासत के अंदर, हमारी गवर्नेंस इतनी पुअर है कि जो रियासती अदारे हैं वो रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक काम नहीं करते, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है और उस इन्फ्लुएंस करने वाले को भी पता है कि वो भी कर रहा है और उसको ये भी मालूम होता है कि वो उसके जो मुखालफिन है वो भी अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे होंगे। तो बेसिकली जो हमारी गवर्नेंस के मामलात हैं वो चूंकि जो है खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, इसलिए जो कंट्रोवर्सी माजी में होती थी उसका वो ये जो शिद्दत है जो इस वक्त है या जो 2017 से चला आ रहा है और अभी भी उसका हमें साफ नजर आ रहा है कि ये सारी जो या तो 19 साल जैसे कंवर साहब ने कहा फर्दशुमारी नहीं होती और या फिर 5 साल के अंदर 2 दफा हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं कि आप 10 साल के बाद, दुनिया में रिवाज है कि 10 साल के बाद किया जाता है। टर्की में है वो 2-3 दिनों में जो है वो अपना सेंसस मुकम्मल कर लेते हैं। हमारे यहाँ ये महीनों चलता रहा और हमने कुछ जो न्यूमरेटर्स थे उनके इंटरव्यू किए हैं और बहुत ही खौफनाक बातें उन्होंने बताई हैं। मतलब मेरे अपने घर में ये मिसाल अगर मेरे घर में हो रही है कि उन्होंने जो टैब उनको दी गई थी डिजिटल नहीं कर रहे थे, कॉपी पे लिख रहे थे और उन्होंने 2-3 सवाल पीछे पूछे और वो चले गए। तो मैंने उनको एतराज किया, मैंने कहा आपने तो पूरी बात ही नहीं की और आपने कॉपी पे आप नोट कर रहे हैं, हार्ड कॉपी। तो दैट शोज के और इसी तरह ये शहजाद टाउन है इस्लामाबाद में, उस गली में एक पूरी गली में वो लोग आए ही नहीं है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि और बहुत सारे न्यूमिनेटर्स ने हमारे साथ शेयर भी किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि उनको ऊपर से हुक्म आया था कि हर न्यूमिनेटर 150 से 200 लोगों को अजाफी इसके ऊपर डाल दे। तो जाहिर है अगर उन्होंने कॉपी इस्तेमाल की है और जो वो डिजिटल कैसे हुई? ये सही बात है, ये तो वाकई बहुत ही वैलिड रीजन है कि जब आप हार्ड कॉपी इस्तेमाल कर रहे हैं, मुतमईन नहीं कर पा रहे लोगों को।
पहले कहा था कि ये सिर्फ मामला पॉलिटिक्स का नहीं है, लेकिन इसके अलावा मामला है कि जो क्वालिटी ऑफ सेंसस है वो बहुत ही गिर चुकी है। उसके अंदर हर जो सियासतदान है, हर जो पार्टी है, हर जो एथनिक ग्रुप है, उसकी कोशिश है कि वो हमारे सूबे के लोग नंबर ज्यादा बढ़ जाएं, हमारी एथनिसिटी जो है उसके नंबर ज्यादा बढ़ जाएं। ठीक है, तो सवेर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, मुझे एक ब्रेक लेना है। थैंक यू सो मच। मैं दोबारा आपको दावत दूंगी। साबिक सरबराह फाफिन सरवर बारी साहब और खुबर दिल साथ मौजूद थे। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। अभी आपको नाज़रीन बराह रास्त लिए चलते हैं। सिर्फ वजारत खारजा में इंतजामी इस्लाहात के हवाले से तकरीब जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी इज़हार ख्याल करें। And navigate through it with agility and resilience. In the fast-paced and interconnected world we live in, traditional management approaches are no longer sufficient. We must be agile, adaptable, and responsive to national and international realities, and to the needs of those we serve, including Pakistanis at home and abroad. This requires a paradigm shift in how we conduct our business. Upon assuming office, I realized the need to improve the morale of the diplomatic service. Our bureaucracy was fraught with red tape, limited resources, and outdated tools. To tackle these challenges head-on, I tasked a team from within the ministry. Their insights and feedbacks shaped the change management reform, a transformative reform plan to revitalize the Ministry of Foreign Affairs. During the process of formulating the change management reform, we actively sought input from all levels of the ministry, including through a comprehensive survey from officers based at the headquarters and those posted at missions abroad. This survey exercise received an overwhelming feedback and provided critical insight on issues and challenges confronting the service. The key areas identified for improvement include the conditions of service, internal communication, decision-making processes, nimble organizational structure, career development framework, and technology integration, among others. Ladies and gentlemen, let's face it, the world is changing at lightning speed. Technological advancements, shifting power dynamics, and interconnectedness have become the new norm. We are here to lead the way, to embrace the change, and to create a ministry that is agile, robust, and ready to tackle any global challenge that comes our way. Today, I was briefed by my colleagues on the overall status of the reforms process at the Ministry of Foreign Affairs, and I want to share with you an update in this regard on reform actions that we have undertaken. There are a total of 51 initiatives relating to various work streams in the ministry. 19 of those are fully implemented, 3 are partially completed, and 29 are on track for completion. These relate to areas such as automation and digitization of functions pertaining to human resources, administration and finance, as well as communication and security, logistics, career development, and mobility framework, knowledge management, public diplomacy, consular and protocol services, and last and not least, training facilities at the Foreign Service Academy. A ministry that works like a well-oiled machine where outdated procedures and internal inefficiencies are relics of the past. This is our aim. A ministry that communicates seamlessly by removing outdated means to more efficient and paper-smart options, breaking down silos and barriers between headquarters and our missions abroad. A ministry that is not bound by bureaucratic red tape, but operates with speed, efficiency, and effectiveness. A foreign service that is equipped to deliver on a people-centric, development-focused, and peace-orientated diplomacy. We have achieved remarkable milestones in recent times. For example, Pakistan's early exit from the FATF grey list, our key role in creating the Loss and Damage Fund at COP27 for countries impacted by climate change-related calamities, global recognition of Pakistan's leadership at G77 plus China, as well as our stewardship of the OIC Chair of the Council of Foreign Ministers are some of the key diplomatic achievements. Bilaterally,
We have reinvigorated our relationships, broken barriers, and formed new partnerships. To maintain our leadership, we must embrace the future. We must become a knowledge-based economy, fostering innovation and technology leadership. By leveraging technology, we can make our government more accessible, efficient, and responsive to the ever-evolving global dynamics and needs for our society. We will be willing to challenge the status quo. We must be willing to challenge the status quo. We cannot continue with business as usual approach if we are to achieve any breakthroughs in our objectives. So what does the change management reform entail? The change management reform is going to be our blueprint for success. It's about efficiency, about streamlining our processes, eliminating unnecessary steps, and ensuring ease of doing business. It's about leveraging modern technologies to unlock new levels of productivity and business continuity. It's about putting the well-being of Pakistani citizens abroad at the forefront, ensuring their safety and providing them with the support they need. It is about empowering our personnel, giving them the tools, incentives, and opportunities to excel. It is about effective knowledge management, harnessing the collective wisdom within our ministry to make informed decisions. It's about articulating and propagating Pakistan's foreign policy objectives with conviction and clarity. It's about fostering harmonious relationships internally amongst ourselves and our line ministries, as well as externally with foreign diplomats and dignitaries through enhanced protocol practices. It's about optimizing consular services, providing prompt assistance to our citizens wherever they may be. It's about improving the conditions of services, including harmonizing the salaries and allowances of the Ministry of Foreign Affairs at headquarters and abroad. And it's about equipping future diplomats with the skills and the right kind of training they need to navigate the complexities of the modern era. Additionally, we recognize the importance of empowering our workforce. They are the most valuable asset of our ministry. We will invest in their development, providing them with the necessary resources, skills, training, and opportunities to grow both personally and professionally. Our senior officers will be mentors and coaches, guiding their teams and enabling them to unleash their full potential. We believe that by empowering our officers, we will create a workforce that is engaged, motivated, and committed to achieving our organized foreign policy goals. Today, as we launch this initiative, we are just launching a plan. We are not just launching a plan, we're launching a movement of reform, a movement towards progress, excellence, accountability. Lastly, I want to emphasize that the management reform is not a one-off event, but an ongoing process. We should continuously evaluate our practices, solicit feedback, and adapt as needed. Change is inevitable, and we must be proactive in embracing it. In conclusion, the reform of our management practices is crucial for MOFA's success in this modern diplomatic landscape. By fostering these reform initiatives, we will position ourselves as a dynamic and forward-looking institution, better able to adapt, to maintain a high tradition of service customary associated with us. I thank you, and just before I sign off, I want to run through some of the initiatives that I was briefed in detail today that are in various stages of implementation. We had broken down the areas in which we were conducting our management change management reforms initiative into the following areas: human resources, finance, improvement of headquarters and adult buildings, logistics, communications, and protocol. And in all these areas, I'm happy to report that our team has made significant progress, and I'm very impressed with the pace of the implementation and the pace of progress that we managed to achieve so far, and I'm optimistic about what we will be able to do going into the future. The summary, there's a very detailed summary that I've been briefed on, so I'm going to just very quickly try and run through what I can. In this, for example, under human resources, we've
have had a comprehensive review of the Foreign Service Academy curriculum. And what I'm particularly proud of as part of the reform of the curriculum, along with the ongoing sort of the regular training and academic training that one receives to become a diplomat here at the Foreign Office, there's been a component of practical diplomatic skills that has been added and will be weighted as part of the grading mechanism for young diplomats coming forward. And in fact, the next batch of young diplomats that we have will have already gone through this new changes that have been made to our curriculum, along with sort of theory and the important, obviously continuing important parts of becoming a young diplomat, the practical skills that one requires to conduct the job well are also being taught, including sort of speech writing, brief preparation, public speaking, teamwork, event management, even socialization and networking skills, critical thinking, etc., in order to encourage more well-rounded young diplomats to join us here at the Foreign Ministry. And this training avenue, or this comprehensive review of our FSA curriculum, is already 100% complete. On language training, the trainees reach and specific levels of competency, and the posting of officers to stations where their language skills will be cemented. Again, on this in this area, we also have our policy has been approved and is 90% completed. As far as our rotational policy is concerned, the policy envisions a rotation among main geographic regions, A, B, C, and X, Y, and Z stations, as well as bilateral, multilateral assignments, and the exercise is complete insofar as our ministry is concerned. Bridging the cater strength as par with the operational necessities, a summary seeking 44 positions at HQ has been, we're ongoing discussions which is near conclusion with the Prime Minister, and I'm hoping that soon, before our departure, have good news on this front as well. We've also started training modules for the various categories of our staff here at MOFA, and to include training modules for our security guards, for our drivers, for our officials who deal with IT. And 5 training sessions have been conducted in the last 4 months, and 4 sessions are planned in the next 4 months. So this is to ensure that all our staff employed with the Foreign Office or at embassies abroad are all trained and brought up to par for their new postings. And I'm very happy that this has already been completed by 50%. And once 50% is completed and our next stock of people go abroad, they will also receive this training. Sorry, I'm just going through quite a few. Okay, key performance indicators. This is something that we felt was important for our missions abroad, that we have key performance indicators for everyone that has been stationed out there, and we have a relatively quantitative way to judge an ambassador's or a diplomat's performance while they've been abroad. And our key performance indicators have been approved. We've got to say 90% of the work on this is already done, and there's just some fine-tuning that needs to be completed. But this we thought was important, more as a terms of reference as well as a means to gauge the performance of our officers. So there's a set of TORs, our young officers, everybody going abroad will now have a little bit more of a little bit more specific job description, but exactly what we're looking for in their performances, and they'll have a benchmark
to not only for us to compare their performance, but compare their performance with their peers. And I think that's important. Digitization is also an area where we've made a lot of progress. And we introduced a human resources management system for more effective human resources and career planning. The system has already been designed. Data entry in respect to offices has been completed. Hosting facility at the NTC has been arranged. And the issuance of individual offices' IDs and passes are being generated by NITB. In phase 2, staff will be included in the HRMS system. So this is also our digitization initiative, particularly for human resource management, is also something that we managed to complete, and that we believe is very important. It leads us not only towards a paperless system, but again, it's important for quantitative analysis of people's performance. We've had financial issues consistently at the ministry, and I'm happy to report that we've managed to overcome them. Finance division has made sure that we meet all our obligations and provided us with the necessary finances to do so. We've also introduced a financial management system, which is a system designed by NITB, and the first training session for accountants at HQ and missions abroad have been completed and feedback received, and this is being incorporated into our system, and the expected launch will be by the end of this month. This is also 95% complete, so the introduction of a financial management system will again help with our administrative and financial needs. We've also conducted a review of what is the FMMA to bring it in line with the contemporary realities, and that is the Manual of Financial Management in Missions Abroad, and this our administrative team has now reviewed and has made it more relevant. It was out of date and very extensive, and now it should be more relevant to our people. More improvements and changes that we made here at the ministry is the solarization of the ministry buildings with the assistance of our Chinese friends who provided us with some financing. We will be conducting the solarization of our ministry, and we're looking, we feel that this meets our green targets, our climate targets also, and obviously our वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस्लाहात की गई। FATF की ग्रे लिस्ट से वज़ारत ख़ारजा के हवाले से ही पाकिस्तान निकला। विगोरिन चिल्ड्रन सिरप में शामिल कुदरती अज्जा जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाए। विगोरिन चिल्ड्रन सिरप है समझदार माओं का पहला इंतखाब। A product by BMA Pharma. इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी तूत स्याह प्लासम लट्ठी लेके आना। स्किन का ग्लैमर जगाए कैप ब्यूटी सोप। इतना करीब खींच लाया एहसास ये रेशमी सा। मेरा ग्लैमर मेरी स्किन कैप ब्यूटी सोप। 4 महकते अंदाज, कैर से बेहतर क्या? This hourly clock is brought to you by चेयरमैन PTI ने साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा साइफर को गलत रंग दिया गया, बयानिया बदल दूंगा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान वादा माफ गवाह बन गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा दिया। बयान में चार्जशीट पेश कर दी। आजम खान ने साइफर से मुतालिक अहम इंकशाफात में कहा लहराया जाने वाला साइफर जाली था और यहीं पर बनाया गया।
हुकूमत को घर भेजने में कोई अमरीकी साजिश नहीं थी। साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया। शाह महमूद कुरैशी वजीर आज़म